Hello friends, good morning. So my today's topic is about importance of forex reserve for any country to sustain. Recently आप लोगों ने देखा होगा कि जो फॉरेक्स रिजर्व ना होने की वजह से हमारे जो कुछ पड़ोसी कंट्रीज हैं, जैसे श्रीलंका का इकोनॉमिक क्राइसिस एंड पाकिस्तान में इकोनॉमिक टर्मोइल कंडीशन which is remains from very long time, and the situation recently the situation of Bangladesh have also been deteriorated due to the lack of forex reserve, है ना। तो ये जो फॉरेक्स होता है इसका इम्पोर्टेंस बहुत ज़्यादा होता है, खासकर उन कंट्रीज़ के लिए जो कि ऑयल इम्पोर्टिंग होते हैं। दिस इज़ अ वेरी क्रूशियल फैक्ट। वहाँ पे जहाँ पे कि ऑयल इम्पोर्ट्स या जो कि ट्रेड डेफिसिट में चल रहे होते हैं और जिनका कि मैक्सिमम इंपोर्ट होता है कमोडिटीज़ कुछ भी हो, तो वहाँ पे फॉरेक्स रिजर्व का जो एक इम्पोर्टेंस बढ़ जाता है। जैसा कि हम जानते हैं पूरे वर्ल्ड में डॉलर, जो यूएसए का डॉलर होता है वो डोमिनेटिंग मोड में है। वो बहुत समय से यूएसए के डॉलर के बेस्ड पे ही पूरे वर्ल्ड की जो अर्थव्यवस्था चल रही है या पूरे वर्ल्ड का मार्केट उसी के ऊपर बेस्ड है। यदि यूएसए की डॉलर में या यूएसए का जो फेड रिजर्व है वहाँ पे वो कुछ भी रेट में अप्स एंड डाउन्स करता है, मतलब कि यदि वो मार्केट में डॉलर को ज़्यादा रिलीज़ करता है या फिर वहाँ से एब्जॉर्व करता है मार्केट से डॉलर को, तो उसका इफ़ेक्ट पूरे वर्ल्ड की इकोनॉमी के ऊपर भी पड़ता है। और रिसेंटली जो वर्ल्ड में ट्रेड होता है वो डॉलर के बेस पे ही, मैक्सिमम प्रोपोर्शन ट्रेड का और डॉलर ही है। तो इस सिलसिले में यदि डॉलर में कुछ अप्स एंड डाउन्स होते हैं तो उसका इफ़ेक्ट होता है पूरे वर्ल्ड की इकोनॉमी के ऊपर। तो जैसा मैंने बताया कि जो भी ऑयल इंपोर्टिंग कंट्रीज है, मोस्ट प्रोबेबली वहाँ पे ज़्यादा इसका इम्पैक्ट होता है यदि उनके पास फॉरेक्स रिजर्व की कमी होती है। तो इसका लेटेस्ट एग्जांपल भी मैंने बता दिया है, श्रीलंका, पाकिस्तान है जो तो है ही, और फिर लेटेस्ट में बांग्लादेश अभी इस कैटेगरी में नया खड़ा हो रहा है, जिसके यहाँ की फॉरेक्स रिजर्व की कमी हो गई है। इसकी वजह से जो है कि वहाँ जो इम्पोर्टिंग कमोडिटीज़ है, जैसे उसमें क्रूड ऑयल्स है ना, तो सबसे इम्पोर्टेंट क्रूड ऑयल हो जाता है, क्योंकि क्रूड ऑयल वहाँ वो बांग्लादेश इंपोर्ट करती है और उसका इंपोर्ट जहाँ से होता है वो डॉलर में होता है, और डॉलर उसके पास, बांग्लादेश के पास है नहीं। तो इन सिनेरियो में क्या होगा कि उनके पास डॉलर ना होने की वजह से जो क्रूड ऑयल इंपोर्ट करेंगे वो उनके लिए काफ़ी कॉस्टली हो जाएगा। तो वहाँ उस चीज़ की भरपाई करने के लिए वो अपने यहाँ जो एक्साइज, जो क्रूड पेट्रोलियम्स है उनके ऊपर जो एक्साइज टैक्सेस है वो बढ़ा देंगे। तो जो एक्साइज ड्यूटी बढ़ जाएगी कंट्री के अंदर, तो उसका डायरेक्ट इफेक्ट होता है जो ट्रांसपोर्ट्स होते हैं, ट्रांसपोर्टेशंस के ऊपर, और ट्रांसपोर्टेशंस यदि डिस्टर्ब हुआ तो समझिए कि पूरी अर्थव्यवस्था, जो पूरा बिजनेस मॉडल है वो डिस्टर्ब होता है। वो एक तरह से इनपुट कॉस्ट उसका बढ़ जाता है। तो यदि इनपुट कॉस्ट बढ़ जाएगा तो ऑटोमेटिकली जो रिटेल कंज्यूमर्स हैं, सब्सक्राइबर रिटेल कंज्यूमर्स हैं या फिर होलसेल कोई भी, तो उनके ऊपर इसका डायरेक्ट इफेक्ट पड़ता है, और फाइनली जो है कि इंडिविजुअल के पॉकेट पे उसका असर पड़ता है, और जो भी इंडिविजुअल्स होता है उसको कोई भी चीज़ें फिर महंगी मिलने लगती है। तो एक साइक्लिक प्रोसेस में वहाँ ऊपर लेवल से लेके नीचे एक फाइनल कंज्यूमर्स तक इसका इफेक्ट पड़ता है। इस तरह से इस चेन ऑफ सिस्टम में इसका इफेक्ट पड़ता है। तो इस चीज़ को अभी कंट्रोल करके चलें, तब जाके कोई भी कंट्री यदि इस चीज़ को कंट्रोल करके चले कि उसका फॉरेक्स रिजर्व मेंटेन रहे, तभी हम आज की सिनेरियो में बोल सकते हैं व्हेन द डॉलर इज डोमिनेटिंग ओवर द वर्ल्ड इकोनॉमी, कि वो कंट्री जो है कि सस्टेनेबल मोड में है। तो इस परिप्रेक्ष्य में यदि देखा जाए तो इंडिया की पोजीशन अभी भी जो एशिया में है वो मोस्ट प्रोबेबली बहुत ही अच्छा है ना। कुछ एक कंट्री हैं जो उनके बाद हमारी कंट्री जो कि इतनी बड़ी डेमोक्रेसी है, इतनी बड़ी पॉपुलेशन है, उनके साथ हम सर्वाइव कर रहे हैं, तो हमारी कंडीशन आज की डेट में बहुत अच्छी है। तो यहाँ पे जो गवर्नमेंट पॉलिसी है उसको मोरलेस हम इम्पोर्टेंस दे सकते हैं। उसके साथ साथ हम एक चीज़ को और इम्पोर्टेंस यहाँ दे सकते हैं, वो है हमारी
जो डेमोग्राफिक डिविडेंड है, डेमोग्राफिक डिविडेंड का मीन्स कि हमारी जो पॉपुलेशन है, वर्किंग पॉपुलेशंस का जो रेशियो हमारे कंट्री में वो बहुत ही हाई है। एंड इस वजह से जो फॉरेन कंपनीज़ हैं वो हमारे यहाँ हमारा कंट्री का जो लेबर मार्केट है उसको देख के यहाँ पे वो अट्रैक्ट होते हैं और यहाँ पे इन्वेस्टमेंट वो ज़्यादा करते हैं। तो इस वजह से भी हमारे पास फॉरेक्स रिजर्व का जो आवागमन आगमन यू कैन से आगमन ज़्यादा होता है, मतलब कि inward flows of foreign capitals take more into India due to the demographic dividend, which is very high. You can say the world's largest demographic dividend have been kept by India. तो इस केस में हमारे पास इस चीज़ की एक प्लस पॉइंट इसको आप मान सकते हैं। साथ में गवर्नमेंट पॉलिसी है, गवर्नमेंट जो है कि इस तरह से बिजनेस मॉडल सेटअप कर रही है, इसने रूल्स रेगुलेशंस बना रही है ताकि जो है कि फॉरेन इन्वेस्टर्स हमारे यहाँ आए और यहाँ पे इन्वेस्ट करें। तो इस वजह से हमारे पास फॉरेक्स रिजर्व की कोई कमी नहीं है। थोड़ा सा नवंबर के मंथ में, नवंबर से पहले के मंथ में, आई थिंक सितंबर अक्टूबर मंथ में नियर अबाउट जो हमारे अक्टूबर और नवंबर में भी हमारे जो फॉरेन इन्वेस्टर्स थे वो आउटफ्लोज कर रहे थे यहाँ से। उसका रीज़न ये था कि जो अमेरिका में इन्फ्लेशन काफ़ी हाई रेट पे चल रहा है, तो अमेरिकन इन्फ्लेशन काफ़ी हाई रेट पे चल रहा है, तो उस इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए वहाँ की फेड रिजर्व ने जो वहाँ का लेंडिंग रेट है उसका इंटरेस्ट रेट बढ़ा दिया था। इस वजह से जो इन्वेस्टर जो फॉरेन इन्वेस्टर्स हमारे कंट्री में, हमारे मार्केट में इन्वेस्ट किए हुए थे, वो यहाँ से अपना कैपिटल विड्रॉ कर लिए और जो है कि अमेरिकन मार्केट में लगा दिए, जिस वजह से उनको वहाँ पर अच्छा एक तरह से इनकम होने लगा। तो ये रीज़न है कि वो यहाँ से विड्रॉ कर गए थे। अदरवाइज़ मोरलेस हमारे यहाँ फॉरेक्स रिजर्व का ग्रोथ अप ही है और अच्छा अप हो रहा है। यहाँ पे बिजनेस मॉडल अच्छे बन रहे हैं, यहाँ पे जो बिजनेस अपॉर्चुनिटीज़ है वो बहुत ही ग्रोथ कर रही है। और यहाँ पे जो यहाँ का मार्केट है, कंज्यूमर्स मार्केट, वो भी आई थिंक वन ऑफ द लार्जेस्ट इन द वर्ल्ड राइट नाउ। द ओनली रिक्वायरमेंट इज दैट फर्स्टली वी हैव टू प्रोवाइड द इनकम सोर्सेज टू द पीपल. If people have the income sources, then automatically the consumption rate of the people will be very high, and in those scenario you will find that कि कंजम्पशन बढ़ेगा तो आउटपुट बढ़ेगा तो जो है कि इकोनॉमिक ग्रोथ होगा, प्रोडक्शन बढ़ेगा, प्रोडक्शन से जो है कि इकोनॉमिक ग्रोथ होगा और इन्वेस्टमेंट भी उसी के अकॉर्डिंग बढ़ेंगे। तो और अपॉर्चुनिटी यहाँ पे फिर उसी हिसाब से जनरेट होगी फॉरेक्स रिजर्व आने की। तो इंडिया, the condition of India is more or less very strong in this particular sector, that the forex reserves of the country is up to very high level. You know, and India is जो बस पूरे विश्व में दूसरे, तीसरे, चौथे या पांचवें पोजीशन पे इंडिया का अभी जो स्टेटस है, तो उसका पीछे रीज़न यही है कि हमारी जो यहाँ पे कंडीशन है, बिजनेस कंडीशन, वो है। लेकिन जो भी पड़ोसी कंट्रियों में जो ये सिचुएशन क्रिएट हो रही है, जैसे श्रीलंका, पाकिस्तान, चाइना, बांग्लादेश में एंड इवन और भी जो माइनर कंट्रीज़ हैं, ऐसे छोटी छोटी कंट्री, नेपाल आल्सो यू कैन से, जो छोटी कंट्रियां हैं वहाँ पे खासकर जो ऑयल इम्पोर्टिंग है, वहाँ पे जो क्राइसिस चल रहा है, फॉरेक्स क्राइसिस, ड्यू टू द कोलैप्स ऑफ द इकोनॉमी, ड्यू टू द क्राइसिस ऑफ फॉरेक्स रिजर्व। तो ये कंडीशन एक तरह से बहुत ही देखा जाए तो एक बैड इफेक्ट क्रिएट कर रहा है पूरी वर्ल्ड इकोनॉमी के ऊपर, कि अभी भी इतनी लॉन्ग जर्नी के बावजूद यू नो in 1944 when the Bretton Woods conference will take place and IMF and World Bank were established in 1945 and 1944, from then till then, उस समय से लेके अभी तक इतने साल हो गए, नियर अबाउट यू कैन से 70 plus years have been completed, but still the world is under the pressure of dollar.
पूरे विश्व की इकॉनमी अभी भी डॉलर के प्रेशर के अंदर चल रही है, एंड देयर आर नीड्स टू चेंज दिस ट्रेंड्स। जो डॉलर के ऊपर डिपेंडेंसी कम होनी चाहिए, आई थिंक सो। क्योंकि इस तरह से तो यदि एक इंडिविजुअल के ऊपर आप पूरे विश्व को लेके चलेंगे और उसमें कुछ गड़बड़ी हुआ तो पूरा विश्व ही, पूरा वर्ल्ड ही कोलैप्स हो जाएगा। You should know about it. You should think about it. You should make the analysis of the fact that if all the world will run over a single head, then if in future any mishappening will take place with those, with that particular head, then all the other one who who have made this particular head as their base will be collapsed. जिन लोगों ने इसे अपना बेस बना लिया हो इस डॉलर को, तो सारे कोलैप्स हो जाएंगे। तो आई थिंक देयर आर नीड्स टू चेंज ट्रेंड्स ऑफ वर्ल्ड इकोनॉमी सिनेरियोज एंड ऑफ कोर्स द मीडिया थ्रू विच द वर्ल्ड ट्रेड्स इज गोइंग ऑन। डॉलर को या किसी एक को इतना वेटेज मिलना, आई थिंक दिस इज नॉट फेवरेबल अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन व्हेन एवरीवन इज इन द कंडीशन दैट वो अपनी इकोनॉमी के बारे में ही सोच रहे हैं, अपने बारे में ही बस ध्यान दे रहे हैं। तो वहाँ पे ऐसे चीज़ की ज़रूरत है कि ये ट्रेंड्स को चेंज किया जाए। तो इस सिलसिले में इंडिया ने स्टार्ट भी कर दिया है अपना प्रोग्राम। जैसे कभी यूक्रेन वॉर के बाद रशिया का यूक्रेन के ऊपर अटैक करने के बाद जो पूरे वेस्टर्न वर्ल्ड ने रसिया के ऊपर जो सैंक्शन लगाया हुआ है उसके अकॉर्डिंग रसिया से कोई ऑयल परचेज नहीं करेगा और उससे कोई ट्रेड नहीं करेगा, डॉलर में सैंक्शन लगाया हुआ। तो इंडिया ने उसको क्या किया कि ठीक है, अब हम डॉलर में नहीं करेंगे तो हम इंडियन करेंसीज और रशियन रबल में करेंगे ये ट्रेड। तो ये दोनों कंट्री आपस में एग्री हुई और आपस में आपसी करेंसी के थ्रू वो अपना ट्रेड कर रहे हैं। तो उसके लिए क्या है कि अभी दोनों जो सेंट्रल बैंक है, इंडिया का जो सेंट्रल बैंक है आरबीआई और वहाँ का सेंट्रल बैंक है रसिया का, उन दोनों के पास दोनों कंट्रीज़ के ट्रेडर्स के अकाउंट्स ओपन रहेंगे। वो अकाउंट में क्या होगा कि जैसे इंडिया रसिया से ऑयल खरीद रहा है तो रसिया को जो है कि इंडिया अपना रुपया में पेमेंट करेगा, अब उस रुपए की जो वैल्यू होगी उसमें रबल में वो उसमें कन्वर्ट हो जाएगी। फिर रबल से वहाँ से रसिया से कोई कुछ सामान इंडिया मंगाता है तो वो जो है उसको पेमेंट करेगा रबल में, इंडिया को कन्वर्ट कर ना रुपये उसको कन्वर्ट करके। वैसे ही जो है रसिया भी कुछ मंगवाता है इंडिया से तो वो करेगा अपना रबल को रुपये में कन्वर्ट करके यहाँ से खरीद लेगा। तो आपस का इनका एक्सचेंज रहेगा। तो इससे क्या होगा कि दोनों कंट्रियों में ट्रेड भी मेंटेन रहेगा और जो डॉलर के ऊपर डिपेंडेंसी होगी वो कम हो जाएगी, ख़त्म हो जाएगी। तो इसी वजह से इंडिया ने भी जो है कि इस बार सरप्लस वन ऑफ द लार्जेस्ट ऑयल इम्पोर्टर्स अभी कौन बन गया है वो इंडिया भी सबसे ज़्यादा ऑयल के इम्पोर्ट्स कहाँ से कर रहा है रिसेंटली, तो रसिया से कर रहा है। इराक और यूएसए को भी उन्होंने आगे पीछे, सऊदी अरेबिया को उन्होंने पीछे छोड़ दिया है। उसके पीछे रीज़न यही है कि हम सस्ते में जो है कि अपनी करेंसी में तेल खरीद रहे हैं बिना डॉलर का यूज़ किए। सो आई थिंक समय बदल चुका है, लोगों को भी बदलना चाहिए, अब जो है कि ट्रेंड्स अपने चेंज करने चाहिए। नहीं तो इस तरह छोटे छोटे जो कंट्रीज़ हैं उनकी इकोनॉमी ऐसे ही कोलैप्स होती रहेंगी और ऊपर बड़े लोगों को उसका कोई बहुत बड़ा फ़र्क नहीं पड़ेगा। बट हमें जो है कि सोचना है कि जो एक नीचे तबके का लोग है, एक जो आम आदमी है, एक आम नागरिक है, एक आम कंट्री है या सिंपल कंट्री है, वहाँ भी लोगों को जीने का पूरा हक है। किसी की नीतियों की वजह से किसी का नुकसान होना ये नेचुरल लॉ के अगेंस्ट है, आई थिंक सो। यदि आप कोई नीति बना रहे हैं तो उस नीति का इफेक्ट यदि डायरेक्ट किसी के ऊपर पड़ रहा है तो वो गलत चीज़ है। तो इस चीज़ के ऊपर ध्यान दीजिए, एनालिसिस करिए और इसको आगे पढ़ के समझिए और आपको अपडेट्स करिए व्हाट शुड एग्जैक्टली बी टेक प्लेस इन द वर्ल्ड इकोनॉमी एंड वर्ल्ड सिस्टम, है ना। तो ये छोटा सा एक व्यूज़ मेरा था और मेरा एनालिसिस था कि रिसेंटली जो चल रहा है इसके ऊपर क्या होना चाहिए क्या नहीं होना चाहिए। आप लोग भी अपने व्यूज़ इस वीडियोज़ के कमेंट बॉक्स में दीजिए और मेरे चैनल को शेयर करें और सब्सक्राइब करें ताकि मैं जब भी कोई ख़ास अपडेट्स होगा, लेटेस्ट ट्रेंड्स होगा या कुछ भी एनालिसिस होगा, मैं उसके बारे में आपसे
मिलता रहूँगा। थैंक यू।